गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने बात की थी जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे उनके बारे में, जिसमें हमने धार्मिक सिद्धांत, स्वतः जनन का सिद्धांत और स्वतः जनन के जो सिद्धांत का खंडन करने वाला जो वैज्ञानिक थे रेडी, लुई पाश्चर और स्पेलेजोनी नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्वतः जनन जो सिद्धांत था उनका विरोध किया है। फिर हमने बात की रासायनिक विकास के सिद्धांत की, जो कि ओपेरोन व हेल्डन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया। ओपेरोन ने अपने जो विकास का सिद्धांत है वो रासायनिक विकास का सिद्धांत है वो बताया। फिर हमने बात की मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा है वो समझाया कि पृथ्वी पर है वो जीवन का निर्माण है। वो इस टाइप से हुआ कि एक जो जल को और जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को है वो उबालने पर जो अलग से जो रसायन मिले उन्हें एकत्रित किया। इस प्रकार है उन्होंने बताया, समझाया अपने प्रयोग में कि जो पृथ्वी पर उत्पत्ति है वो किस टाइप से है वो हुई है। आज हम विकास के सिद्धांत हैं उनके बारे में है वो चर्चा करेंगे कि विकास के सिद्धांत है वो क्या है। तो हमारा पहला जो सिद्धांत है वो है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है वो लेमार्क ने दिया। इन्होंने बताया कि जो जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो होती जाती है। जो उपार्जित लक्षण है वो नए लक्षणों का विकास है वो करते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि जो लक्षण है उपार्जित लक्षण वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष के अंदर है वो बताया कि जिराफ की जो गर्दन थी, पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी और जैसे जैसे पेड़ों को जिराफ ने पत्तियों को तोड़ने लगा पेड़ों की, तो जो गर्दन थी वो उसकी जिराफ की लंबी हो गई। तो इन्होंने जिराफ की गर्दन की लंबाई के बढ़ने का जो प्रमाण बताया है वो लेमार्कवाद जो सिद्धांत था उसके पक्ष में बताया है। इन्होंने जो विपक्ष में बताया है वो इन्होंने कहा है कि महिलाओं में नाक व कान में जो छिद्र होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो होते हैं, लेकिन जब संतान पैदा होती है तो कान बिना छेदी हुई है वो प्राप्त होती है। संतानों के है वो जो कान में जो छेद है वो नहीं मिलते। दूसरा जो सिद्धांत है वो है डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो दिया डार्विन ने। ये एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो संघर्ष करेगा वो जीवित रहेगा और जो संघर्ष नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। डार्विन ने नए लक्षणों की जो उत्पत्ति का कारण है, लेकिन इस सिद्धांत के अंतर्गत है वो नए लक्षणों की जो उत्पत्ति कैसी होती है उसका कारण है वो नहीं बता पाए। इसका जो कारण बताएंगे डार्विनवाद, वो इन्होंने नव डार्विनवाद जो सिद्धांत है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें बताया है कि नए लक्षणों की जो उत्पत्ति है वो किस टाइप से होती है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है हमारा जनन द्रव्यवाद का सिद्धांत। जनन द्रव्यवाद का जो सिद्धांत है वो दिया विजनेम नामक जो वैज्ञानिक थे। विजमेन नामक वैज्ञानिक ने जनन द्रव्य का सिद्धांत है वो बताया है। इन्होंने क्या किया कि 21 पीढ़ियों तक है चूहे की पूंछ है वो काटते रहे। ये देखना चाहते थे कि क्या ऐसी पीढ़ी आती है कि जिसके पूंछ है वो नहीं मिलती। तो इन्होंने क्या किया कि 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी, लेकिन 22वीं जो पीढ़ी थी उसमें भी है वो लंबी जो पूंछ वाले चूहे हैं वो ही मिले।
जो जनन द्रव्य का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चाहे कट्टो जो अनुवांशिकी लक्षण है वो आएंगे ही। तो जो द्रव्य हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जनन द्रव्य, एक कायक द्रव्य। विजमेन के अनुसार जो केवल जनन द्रव्य में होने वाला जो परिवर्तन ही है वो संतानों में वंशानुगत होता है। जो कायक द्रव्य में होने वाला जो परिवर्तन है वो संतानों में है, वो वंशागत है, वो नहीं होता। केवल जनन द्रव्य में जो परिवर्तन होगा वो ही संतानों में है, वो वंशागत होगा। हमारा चौथा परिवर्तन है उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है वो दिया होगो डीज नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया है कि जो केवल उत्परिवर्तन से ही है वो विकसित होते हैं। जो नए लक्षण आते हैं वो सिर्फ उत्परिवर्तन के कारण है वो आते हैं। हमारा चौथा सिद्धांत है नव डार्विनवाद का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको डार्विनवाद के सिद्धांत में बताया कि जो संघर्ष करेगा वो जीवित रहेगा और जो संघर्ष नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। नव डार्विनवाद का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जीव वातावरण के अनुसार है, वो नए लक्षणों का जो निर्माण है वो स्वयं कर लेते हैं, अपने आप विकास है वो स्वयं कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि जीवों के विकास की प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण के अनुसार स्वयं में नए लक्षणों का विकास करता है। ये नए लक्षण उपार्जित लक्षणों की वंशागति से परिवर्तन से लैंगिक जनन से तथा वातावरण के कारण जीवों में है वो विकसित होते हैं। यानी कि जीव का जो निर्माण है, नए लक्षणों का निर्माण है वो जीव स्वयं कर लेता है। ये लक्षण उत्परिवर्तन के कारण आते हैं, वातावरण के कारण आते हैं और लैंगिक जो जनन होता है उसके कारण है। ये लक्षण है वो अपने आप है वो आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि विकास का जो प्रमाण थे उनके बारे में कि विकास के प्रमाण है वो क्या क्या है। तो हम पहले जो हमारा है कि पेटेंटोलॉजी जो है वो है कि जीवाश्म में मिलने वाली जो समानता है उसे कहते हैं पेटेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म में मिलने वाली समानता को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। भ्रूण का जो अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। जो समजात अंग है ये है हमारा अपसारी विकास। इसके अंतर्गत क्या है कि जो विकास है वो अपसारी विकास है, इसे कहा गया है। जो समवर्ती अंग होते हैं हमारे, जो अभिसारी जो विकास है उसे कहा जाता है समवर्ती अंग। तो अब हम बात करेंगे समजात अंग है वो क्या होते हैं कि इनकी जाति तो होती है भिन्न भिन्न, लेकिन जो कार्य होते हैं वो होते हैं समान। अब हम बात करेंगे समजात अंग की जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाली वे संरचनाएं जो संरचना व उद्भव में तो समान होती है, जो स्ट्रक्चर में तो समान होती है, उद्भव में समान होने वाली जो संरचना है उसे कहा जाता है समजात अंग। लेकिन इनकी जो जाति होती है, इनके जो कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है समजात अंग। इसमें आते हैं मनुष्य के हाथ, चीता के अगले पैर, चमगादड़ के जो पंख हैं वो होते हैं समजात अंग। ये जो एग्जाम्पल है ये ही एग्जाम के अंदर है, वो पूछे जाते हैं कि मनुष्य के हाथ है वो किस प्रकार के अंग है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आता है कि मनुष्य के जो हाथ हैं वो होते हैं समजात अंग। अब हम आगे बात करते हैं समवर्ती अंग की यानी अभिसारी विकास की कि जंतुओं में उपस्थित वे अंग जिनकी क्रिया यानी कार्य समान होती है परंतु जो उद्भव व आंतरिक संरचना में है वो अंतर होता है। जैसे मधुमक्खी व बिच्छू के डंक, मछलियों के पंख व व्हेल के फिलपर, कीटों के पंख,
पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख है वो आते हैं समवर्ती अंग के अंतर्गत है, वो आते हैं। अब हम बात करेंगे अवशेषी जो अंग हैं उनके बारे में कि अवशेषी जो अंग है वो क्या होते हैं। अवशेषी मतलब जो विलुप्त हो गए हैं उन्हें कहा जाता है अवशेषी अंग। जैसे कि कम प्रयोग में लिए जाने वाले जो अंग हैं वो धीरे धीरे है वो निष्क्रिय है वो हो जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में अपेंडिक्स है वो अब धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है, और नर में जो छाती पर बाल आते थे वो धीरे धीरे है अब है वो विलुप्त हो जाएंगे। जो कान की जो बाहर वाला जो पार्ट है वो भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कर्ण पिन्ना कहते हैं उसे, आने वाली पीढ़ियों में है वो धीरे धीरे है वो विलुप्त होते जाएंगे। यानी कि जो कम काम में लिए जाने वाले जो अंग हैं वो धीरे धीरे है वो विलुप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि संयोजक जो कड़ियाँ हैं वो क्या होती है। कि पादप व जंतु जगत की योजक कड़ी कहा जाता है युगलिना को। एनिलिडा व मोलस्का की जो योजक कड़ी है वो कहा जाता है नियोपिलिइना को। जो सरीसृप और पक्षियों की जो योजक कड़ी है उसे कहा जाता है आर्कियोप्टेरिस। मछली व उभयचर की योजक कड़ी को कहा जाता है डिपेनाई। कशेरुकी व अकशेरुकी जो जंतु हैं उनकी जो कड़ी है उसे कहा जाता है बेलेनोगलोसस। जो सरीसृप व स्तनियों की जो योजक कड़ी है उसे कहा जाता है प्रोटोथीरिया। एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा जो जंतु हैं उनकी जो योजक कड़ी है उसे कहा जाता है पेरिपेटस। ये जो योजक कड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पादप व जंतु की योजक कड़ी युगलिना है। एनिलिडा मोलस्का की नियोपिलिना, सरीसृप पक्षियों की आर्कियोप्टेरिस, मछली उभयचर की डिपेनाई, कशेरुकी अकशेरुकी बेलेनोग्लोसस, सरीसृप व पक्षियों की योजक कड़ी है प्रोटोथीरिया। जो एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा की जो योजक कड़ी है वो है पेरिपेटस। अब हम बात करेंगे हार्डी जो विनबर्ग सिद्धांत है उसके बारे में। ये जो सिद्धांत है हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत है वो दिया हार्डी विनबर्ग ने 1908 ईस्वी के अंतर्गत है ये सिद्धांत है वो दिया गया। इन्होंने बताया कि जो विभिन्न जीनों की जो अपेक्षित आवृत्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो स्थिर नहीं रहते। यानी जीन है वो स्थिर नहीं रहते, पीढ़ी दर पीढ़ी है। जब भी इनकी संख्या किसी बड़ी जनसंख्या में प्राकृतिकरण और उत्परिवर्तन जीन प्रवाह अनुपस्थित हो तथा आबादी में संयोगिक व मुक्त जनन हो तो ये जो सिद्धांत है वो लागू होता है। जो जीन है वो पीढ़ी आवृत्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो स्थिर नहीं रहती। बड़ी जनसंख्या में ये जो जीन है वो अलग अलग है, वो रूप है वो लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिकरण उत्परिवर्तन जीन प्रवाह जब अनुपस्थित हो तो ये आबादी में संयोगिक व मुक्त जनन आवश्यक है वो होता है। अब हम एक थोड़ा सा छोटा सा नोट है वो देखते हैं कि जो मानव का जो वैज्ञानिक नाम था ये कई बार एग्जाम में है वो पूछा जाता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। जो उत्परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक जीन उत्परिवर्तन, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन जीनों में होता है, अनुवांशिकी होता है। जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है यह गुणसूत्र में होने वाला जो उत्परिवर्तन है उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही।
अब हम कल पढ़ेंगे जो पर्यावरण है उसके बारे में। आज हमने जैव विकास है वो कंप्लीट किया है। धन्यवाद।